और चारों ओर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब सच है। टाइम मशीन के बारे में उसने विज्ञान की कहानियों में पढ़ा था, लेकिन वह बात विश्वास करने योग्य नहीं थी। होती तो अच्छा होता, लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? धीरे धीरे सोमनाथ ने फिर से आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ कोचवान? आप वही है? खिदिरपुर गंगा घाट याद है ना आपको? हाँ कोचवान, आप वही है, लेकिन साल अलग है। टाइम मशीन? कोचवान गंभीर होकर बोला, मशीन तो मनुष्य ही बनाता है। सो तो है। तो फिर टाइम मशीन से आप सब लोगों को डर क्यों लगता है? सोमनाथ ने क्षण भर के लिए चारों तरफ देखा और हक्का बक्का रह गया। फिर बोला, मैं क्या उठ सकता हूँ? उठिए साहिब। आप अब ठीक है, जरा ठहरिए, मैं यंत्रों को हटा दूं। उसने बड़ी दक्षता से यंत्रों को खोल दिया और तब बोला, अब उठिए। सोमनाथ उठा। अचानक उसे याद आया कि उन खतरनाक आदमियों ने उसका सिर तो मूंद दिया था। मानो मन की बात समझकर कोचवान बोला, आपका सिर ऐसा ही रहेगा गंजा। एक सॉल्यूशन लगा दिया गया है, 7 दिनों में बाल बड़े हो जाएंगे आपके। 7 दिनों में? तब तक क्या मैं यही रहूँगा? कोचवान ने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब, आपकी मर्जी न हो तो न रहेगा। दूसरे किसी समय के किसी आदमी को यहाँ लाने का हुक्म नहीं है हमारे पास। अगर मैं आपको वही छोड़ आता तो आप मर जाते। उन्होंने तो मार मार कर आपकी हालत खराब कर दी थी। इसका मतलब है कि आपकी वह घोड़ा गाड़ी ही टाइम मशीन है? टाइम मशीन खुद नहीं चलती साहब, उसे चलाना पड़ता है। सोमनाथ उस आदमी को समझने की कोशिश कर रहा था। स्पष्टतया टाइम मशीन की प्रशंसा से वह खुश नहीं हुआ था। हालांकि बातचीत से वह आदमी विनम्र था, लेकिन दिखने में वह कठोर लग रहा था। हो सकता है यह आदमी शायद कोई बड़ा वैज्ञानिक हो। वह बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप बताएंगे कि यह कौन सा साल चल रहा है? 3551। सोमनाथ ने फिर आंखें बंद कर ली। सिर चकराने लगा था उसका। आंखें खोलिए साहेब, किसी बात का कोई डर नहीं है। मुझे थोड़ी देर बाहर ले चलेंगे आप? मैं 1500 साल के बाद के कलकत्ता शहर को ज़रा देखना चाहता हूँ। सब होगा साहेब, लेकिन अभी दूसरे युग के लोगों को हम स्वच्छंदतापूर्वक अपने आसपास घूमने दें, इसकी हमें आज़ादी नहीं है। क्यों? मौसम का फ़र्क और टाइम दोनों ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। आप बीमार भी हो सकते हैं। तब आप 1987 में कैसे पहुंचे? मेरे पास सुरक्षा कवच है, आपके पास वैसा नहीं है। पृथ्वी का मौसम अब कैसा है? बहुत ज़्यादा सर्दी है साहिब, हिमयुग आ रहा है। आपने तो उसका हल्का सा ही रूप देखा है। तो क्या कलकत्ता में सचमुच बर्फ़ गिरती है? गिरती है साहिब, बहुत ज़्यादा गिरती है। तो क्या मैं कुछ भी नहीं देख पाऊँगा? पुराने कलकत्ता का कोई निशान नहीं बचा? 1500 साल काफ़ी लंबा समय होता है साहिब, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पहले का कुछ भी नहीं बचा। कुछ है, कुछ नहीं है। एक और बात है साहिब, याद रखिएगा, मैं आपसे 1500 साल छोटा हूँ। सोमनाथ ने ठंड से कांपते हुए कहा, सो तो है, पर कोचवान ने सिर हिलाकर कहा, पर वर नहीं साहब, आप मुझे तुम कहकर ही पुकारिएगा। सोमनाथ कुछ कदम आगे की तरफ चला। उतनी ज़्यादा मार खाने के बाद कुछ ही देर में ठीक हो जाना ही एक अस्वाभाविक बात थी। सोमनाथ की घड़ी में अभी सिर्फ 7:30 बज रहे थे। सोमनाथ ने इस बार कोचवान की तरफ देखकर पूछा, आप मुझे इस युग में क्यों ले आए हो? कोचवान इस बात पर चिंतित नजर आया। कुछ देर तक सोमनाथ के चेहरे की ओर देखता रहा, फिर बोला, कारण है साहब, गंभीर कारण है। क्या है वह कारण? कोचवान के कुछ बोलने से पहले ही किसी छिपे स्पीकर की आवाज़ में मोर्स संकेत बज उठा। कोचवान बोला, वे आ रहे हैं। सोमनाथ ने हैरान होकर पूछा, कौन? कोचवान ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 आदमी आए और सोमनाथ के सामने खड़े हो गए। सोमनाथ ने गौर किया कि सब ने
उसके जैसे झब्बे पहन रखे थे। वह सोचने लगा, क्या इस युग की एकमात्र यही पोशाक है? उन चारों में एक आदमी, जैसे अचानक ही कुछ याद आ गया हो, हाथ जोड़कर बोला, नमस्कार सोमनाथ बाबू, 35वीं सदी में आपका स्वागत है। ऐसी नाटकीय स्थिति देखकर सोमनाथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन जितना हो सका गंभीर होकर वह बोला, नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग कौन हैं? महोदय, हम लोग आपके वंशज हैं, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। लग रहा था कि वह आदमी नाटकीय ढंग से व्यवहार कर रहा है, उसके हाव भाव दिखावटी थे। सोमनाथ ने कुतूहल से पूछा, आप लोग क्या इसी प्रकार बातचीत करते हैं? उस आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, भाषा एक परिवर्तनशील माध्यम है। हमारी भाषा दूसरी तरह की है। मैं केवल अपनी प्राचीन भाषा बोलने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम है र। आप लोगों की भाषा कैसी है? संकेत समय और शब्द निर्भर। आप लोगों की तरह हम वाक्यों में बात नहीं करते। हम वाक्य की बजाय एक शब्द में ही बोलते हैं। सोमनाथ ने देखा कि वह जब उस आदमी से बात कर रहा था तब बाकी तीनों धीमे स्वर में बातें करने लगे थे। बातचीत संबंधी कुछ अजीब सी आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। सोमनाथ कविताएं पढ़ना पसंद करता था। उसने पूछा, इस युग में क्या कविताएं नहीं लिखी जाती? उस आदमी ने अति विनम्र होकर कहा, लिखी जाती है, हमारे कंप्यूटरों द्वारा। कंप्यूटर? जी हाँ महोदय, पर हमारे पास इतना वक्त कहाँ होता है। पूरे पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व को भयानक संकट में दिखाई पड़ने के कारण हम आपको समय की बहती हुई धारा में बहुत दूर इस युग में लेके आए हैं। हमें क्षमा कीजिए। काफ़ी हिसाब के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आपको और 4 घंटे यहाँ रखना पड़ेगा। रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि मानव जाति का पूरा इतिहास ही बदल जाए। सोमनाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? महोदय, पृथ्वी का सारा इतिहास पूर्व निर्धारित होता है। जो बीत चुका है उसकी परिणति ही तो वर्तमान है। हम यात्रा करके बीते समय में जा सकते हैं। हम चाहे तो इतिहास को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके नतीजों के बारे में सावधान रहना होता है। ज़रा सी भूल चूक से बाद का घटनाक्रम भयानक हो सकता है। महोदय, कुछ समय पहले 21वीं शताब्दी के एक शिशु को हमने एक जानलेवा बीमारी से बचाया था। वह बच्चा बाद में एक मारक हथियार को खोजकर पूरी पृथ्वी के जीवन को नष्ट करने पर तुल गया। सोमनाथ ने चौंक कर पूछा, फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने दोबारा 21वीं सदी में लौटकर उसे मारने की व्यवस्था की। सामान्यतया यह बड़ा निष्ठुर कार्य है, पर मानव जाति के भविष्य की रक्षा के लिए हमें यह करना पड़ा। इसीलिए हम भाग्य से नहीं खेलते। ईश्वर मंगलमय है। आप लोग ईश्वर को मानते हैं? अवश्य महोदय, ईश्वर एक प्रमाणित सत्य है। भूत नाम की कोई चीज़ है? हाँ महोदय, भूत भी एक प्रमाणित सत्य है। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारे ग्राम प्रधान आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। ग्राम प्रधान? सोमनाथ ने फिर हंसी रोकी। गांव ही कहाँ है जो ग्राम प्रधान होगा? पर उसने कुछ न कहा, सिर्फ बोला, चलिए। हॉल का बाहरी दरवाज़ा विशाल सुरंग की ओर जाता था। चारों ओर हल्की रोशनी थी। यह रोशनी दीवारों, छतों और फर्श से आ रही थी। बाहर एक कार खड़ी थी। उसमें न तो छत थी और न पहिए। वह लंबे सिगार जैसी चलती थी। विनम्र होकर र ने कहा, कृपया पहले आप बैठिए। वे सभी गाड़ी पर सवार हुए। सिर्फ कोचवान रह गया। गाड़ी चलने लगी। न झटका, न धक्का, न ही हवा के झोंके, लेकिन वह काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। यह कैसी गाड़ी है? र ने विनीत होकर कहा, यह एक ऐसा वाहन है जो जल, थल, गगन सभी जगह चल सकता है। आपके युग की कार का ही परिष्कृत मॉडल है।
इसकी टेक्नोलॉजी आपके युग में अज्ञात थी, बताने पर भी आप इसे समझ नहीं पाएंगे। सोमनाथ सिर हिलाकर बोला, ऐसा ही तो होना चाहिए। मैंने विज्ञान कथाओं में ऐसे ही यान के बारे में पढ़ा था। जी, सही फरमाया आपने। उस कल्पना में ही इस टेक्नोलॉजी के बीज थे। हम लोग आप लोगों के सदैव ऋणी हैं। आप लोग ज़मीन के नीचे ही रहते हैं शायद? नहीं महोदय, ज़मीन पर भी हमने नाना प्रकार के निर्माण किए हुए हैं, पर पृथ्वी की सतह पर तापमान कहीं कहीं 0 से भी 100 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। इसलिए हम ज़मीन के नीचे रहने पर मजबूर हो गए हैं। खेती बाड़ी नहीं होती? होती है महोदय, देखना चाहोगे? हाँ। रॉ ने एक आवाज़ दी। सुनाई पड़ा, ब्रूथ। गाड़ी रुक गई। रॉ ने अपनी उंगलियों में रखी एक चौकोर सी चीज़ को घुमाया तो दाएं बाएं दोनों तरफ की गाड़ी की बाड़ी अचानक हट गई। दोनों तरफ दूर तक फैले खेत दिखाई पड़ने लगे। ये 20वीं शताब्दी के खेतों की तरह नहीं थे। बैंगनी रोशनी में नज़र आ रहा था कि ज़मीन के नीचे वन भूमि तैयार की गई थी। उसके बीचों बीच हरे या पीले पत्तों वाले अनाज के खेत थे। ये किस चीज़ के खेत है? धान, गेहूँ, भुट्टा, जौ, दाल के खेत हैं। यहाँ मौसम नहीं बदलते, इसलिए वर्ष भर हम सभी प्रकार की खेती कर सकते हैं। सामने गौशाला भी दिखाई पड़ रही है। कुत्ते, मुर्गी, बाघ, भालू, सभी पशु पक्षियों को हम लोगों ने संभाल कर रखा है। ऊपरी सतह पर कोई पेड़ पौधा नहीं पनपता? पनपते हैं। 2 ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ पेड़ पौधे उगते हैं, पर वे हिमयुग के पौधे हैं। उनकी जाति भी अलग है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ लोग पृथ्वी की सतह के ऊपर भी रहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर? गौशाला, जंगल, पोल्ट्री फार्म, सभी कुछ देखा सोमनाथ ने। जमीन के नीचे यह एक अजीब दुनिया थी, सोचा भी नहीं जा सकता था। गाड़ी धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी। कुछ देर बाद एक सुरंग से होते हुए वह जमीन की सतह पर आ गया। बाहर अभी भी बर्फीला तूफान चल रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन गाड़ी जहाँ रुकी वहाँ वह एक गांव था। चारों ओर मन को भाती हुई रोशनी। सामने एक चित्र की तरह खूबसूरत झोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। साथ में फूस के ढेर, चंडी मंडप, चरागाह नजर आए। आश्चर्य, यहाँ पेड़ पौधे भी थे। बांसों के झुरमुट में जुगनू चमक रहे थे। सियार बोल रहे थे। पाँवों के नीचे हरी भरी घास भी थी। तिनके और कांटे भी थे। सोमनाथ ने अवाक होकर पूछा, क्या यह सब सच है? यह सच है। इसे कहते हैं ताप विकिरण केंद्र। लेकिन ऐसे मुक्तांचल ज़्यादा नहीं है। ऐसा एक क्षेत्र तैयार करने में काफ़ी स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी शक्ति का भंडार उतना समृद्ध नहीं है। सिर्फ ग्राम प्रधानों के लिए ही पृथ्वी पर हमने कुछ इस तरह के गांव तैयार किए हैं। आइए, सामने के उस मकान में ही ग्राम प्रधान रहते हैं। सोमनाथ अवाक होकर देखता रहा। मकान के द्वार पर छप्पर और लौकी और अंगूर की बेलें भी छिड़ी हुई थी। लौकियाँ फली फूली हुई थी। यह दृश्य इस युग में भी दिखाई पड़ेगा, इसकी उसे कोई कल्पना नहीं थी। घर के भीतर का दृश्य और भी आश्चर्यजनक था। एक छोटी चौकी पर एक मोटी पोथी खोले एक वृद्ध व्यक्ति दीपक के उजाले में कुछ पढ़ रहे थे। सोमनाथ के प्रवेश करते ही वे वृद्ध व्यक्ति उठ खड़े हुए, दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े और बोलिए, आइए पिता, हमारा परम सौभाग्य है। पहले तो वृद्ध को प्रणाम करते देख सोमनाथ अचकचा गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह तो उनसे कम से कम 1500 वर्ष बूढ़ा है। सामने ही उसके बैठने के लिए एक कुर्सी लगाई दी गई। सोमनाथ के बैठने के बाद वृद्ध बैठे। फिर अति विनयी होकर उन्होंने कहा, आप बड़े कष्ट में लग रहे हैं पिता। सोमनाथ ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं। शाम 6 बजे 4 गुंडों ने मुझे पीट कर बेहोश कर दिया था। अगर आप लोग मुझे उठा के न लाते तो मैं ज़रूर मर जाता। वृद्ध थोड़ा गंभीर हो गए। तब मानो अपने आप से बोले, आधुनिक इतिहास के अनुसार आपकी मृत्यु शाम 7 बजे हो चुकी है पिता। पुराना रिकॉर्ड दर्शाता है कि 7 जनवरी को आपकी मृत्यु हुई, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोमनाथ विस्मय विमूढ़ होकर देखता रहा। भीतर कहीं खुशी भी थी
वृद्ध ने पोथी सोमनाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए पिता, यह है उस साल की कलकत्ता कॉरपोरेशन की मृत्यु तालिका, डेथ रजिस्टर। सोमनाथ ने पुस्तक देखी। स्पष्ट रूप से उसका नाम मृत्यु तालिका में लिखा हुआ था। उसे देखकर उसका शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। वृद्ध व्यक्ति सोमनाथ की ओर स्थिर नेत्रों से देखते रहे। बड़े विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, बीती हुई घटनाओं का संशोधन हम साधारणतः नहीं कर सकते, उसका परिणाम बुरा होता है, लेकिन आपके बारे में दूसरी बात है। एक दूसरा इतिहास बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करे। सोमनाथ की आवाज़ मानो गले में ही रुक गई थी। उसने खासकर कांपते हुई आवाज़ से पूछा, क्यों? हमारी शक्ति के स्रोत सीमित है। पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडी कड़ी बर्फ के नीचे दबा जा रहा है। यह हिमयुग का प्रारंभ है। इसकी ठंडक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। बरसों सूरज के दर्शन नहीं होंगे। आकाश हमेशा बादलों से ढका रहेगा। हमारी शक्ति के स्रोत इतने अधिक नहीं है कि हम हिमयुग से लगातार संघर्ष कर सकें। हमारी असहाय अवस्था क्या आप समझ रहे हैं पिता? हाँ, समझ रहा हूँ, कहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है हम उसे रोक नहीं सकते। हम एकाएक कोई आविष्कार भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता है वह विकासवाद नियमों के अनुसार ही घटता है। हमने काफ़ी लेखा जोखा किया है। हमारे कंप्यूटरों ने भी दिन रात अथक परिश्रम किया है। अंततः हम एक परीक्षामूलक विकल्प इतिहास तैयार करने में सफल हो गए हैं। हमने क्या देखा है जानते हैं पिता? नहीं। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में एक शिशु का जन्म संभव है जिसका नाम सोम सुंदर है। वह बुद्धिमान शिशु बाद में पृथ्वी के खत्म होते हुए दाह पदार्थों के बदले में एक शक्ति का आविष्कार करेगा। तब 21वीं शताब्दी से विकासवाद के नियमों के अनुसार उस शक्ति का स्रोत हमारे हाथों तक पहुंचेगा। उसका सही प्रयोग करके हम इस युग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझा, लेकिन मुझे क्या करना है? सोम सुंदर के माता पिता का नाम तो अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं। क्या नाम है उनका? सोम सुंदर के पिता का नाम सोमनाथ राय और माता का नाम अपरा मित्रा। दोनों ही कुलीन कायस्थ है। दोनों ही विज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं। विकल्प इतिहास तो यही कहता है। सोमनाथ फिर चौंक उठा। उसका दिल धड़कने लगा। परेशानी की हालत में वो सोमनाथ कह उठा, वह तो अब संभव नहीं है। वृद्ध थोड़ा हंसे। हाँ पिताश्री, सामान्य परिस्थितियों में यह संभव नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन मानव कल्याण के लिए हम लोग इस इतिहास में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हम आपके शारीरिक विधान में कुछ परिवर्तन करेंगे। उसके बाद आपको आपके समय में वापस भेज देंगे। शाम 6 बजे वापस गंगा घाट पर। उसके बाद? वृद्ध थोड़ा सा हंसे। इतिहास दूसरी तरह से लिखा जाएगा। अपरा मुझे नहीं पहचानती। जानता हूँ पिताश्री, मैंने उसे पत्र लिखा था। उसके बाद जानता हूँ पिताजी, पर इस बार दूसरी घटना होगी। मेरे शारीरिक विधान में आप क्या परिवर्तन करेंगे? वृद्ध ने अति विनम्रता से कहा, इस युग में विज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म है। सब बातें आप समझेंगे नहीं। आप आज्ञा दें तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हमारी योजना अनुसार हमारे पास वक्त बहुत कम है। वृद्ध व्यक्ति खड़े हो गए और झुककर सोमनाथ को प्रणाम करने लगे। रो आगे बढ़ा। आइए पिता, गाड़ी में बैठिए। सोमनाथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। जब तक गाड़ी चलती रही वह सम्मोहित सा बैठा रहा। इतिहास दूसरी तरह से लिखा जाएगा। किस प्रकार? अपरा के साथ उसका विवाह? असंभव। और उसके साथी उसे एक भूगर्भ में ले चले गए। एक सुंदर से बिछौने पर सोमनाथ लेट गया। तब उस पर ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया। वह सो गया। गंगा घाट पर खड़ा है सोमनाथ। पास ही वही घोड़ा गाड़ी रखी हुई है। कोचवान घोड़े को घास खिला रहा है। उस निर्जन डरावनी जगह पर लैंप पोस्ट से मध्यम रोशनी चल रही है। चाबुक चलाने की आवाज़ हुई। सोमनाथ ने चौंक कर देखा कि घोड़ा गाड़ी वहाँ खड़ी है। वह तैयार हो गया। इतिहास को बदलना होगा।
गाड़ी सामने आकर रुकी। एक आदमी उतरा, काफ़ी लंबा चौड़ा। आते ही सोमनाथ गले पर स्वेटर दबोच लिया। कितने दिन से लड़की के पीछे पड़े हो? हैरानी के बाद कि अचानक सोमनाथ ने अपना सारा साहस एकत्र किया। यही वह क्षण है। उसने दाहिना हाथ उठाकर जोर से एक मुक्का उस आदमी के मुंह पर मारा। वह दानव झटक कर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 3 आदमी भी उतरे और सोमनाथ पर झपटे, लेकिन सोमनाथ पीछे नहीं हटा, आगे ही बढ़ता रहा। सटाक चाबुक की तरह एक बार और आवाज़ हुई। 1500 साल सामने की पृथ्वी ने मानो आनंद से उसका अभिनंदन किया हो। जिंदगी में सोमनाथ ने कभी मारपीट नहीं की थी, लेकिन उसके तेज मुक्के और लातों की मार से 3 बदमाश जमीन पर लेट रहे थे। सोमनाथ ने देखा कि खाली घोड़ा गाड़ी नज़दीक ही खड़ी थी। विरोधी पक्ष जमीन पर चित था। तभी एक बार फिर चाबुक की आवाज़ हुई। सोमनाथ के उस ओर देखते ही कोचवान ने मोटर गाड़ी की ओर इशारा किया। उसके बाद कोचवान घोड़ा गाड़ी समेत गायब हो गया। आत्मविश्वास से भरा सोमनाथ आगे बढ़कर गाड़ी में जा बैठा। उसने कभी भी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन आज बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के वह गाड़ी चलाने लगा था। सोमनाथ अब अपरा को छोड़ दूसरे विचारों में खोया हुआ था। वह जानता था कि सिर्फ उसी के लिए ही दूसरी तरह का इतिहास लिखा जा रहा है। गाड़ी जब बड़े रास्ते से होती हुई गली में उसके दरवाजे पर पहुंची, तब रात के 9:30 बजे थे। इस घटना के 3 दिन बाद अपरा अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए निकली। सर्दियों की सुबह अचानक एक युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई। सोचा, काश इससे मेरी शादी हो जाती। इस घटना के 3 साल बाद सोमनाथ अपने बेटे सोम सुंदर को प्रेम से लेकर शाम को घूमने निकला। अब वह काफ़ी अमीर लग रहा था। वैज्ञानिक उपकरणों का व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। मोहल्ला पीछे छोड़कर वह सोनी जगह पर आ गया। अचानक एक घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। सोमनाथ ने चौंक कर देखा। साहेब, कहीं जाएंगे? मैं पहुंचा दूं? सोमनाथ ज़रा सा हंसा। कैसे हो कोचवान? बहुत अच्छा हूँ साहेब, सब ठीक है, इतिहास बदल गया है। चलो साहेब, नमस्कार। कोचवान ने सैल्यूट की मुद्रा में हाथ उठाया। घोड़े ने एक छलांग लगाई और घोड़ा गाड़ी अदृश्य हो गई। सोमनाथ ने भी अलविदा करने के लिए हाथ उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी थी। मुस्कुराते हुए ही सोते हुए बच्चे की ओर संतुष्ट दृष्टि से देखने लगा। इतिहास बदल चुका था।